जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आईएएस विद हरि मोहन एंड इंस्टीट्यूट फॉर एनालिटिकल स्टडीज। दोस्तों, आज मेरे साथ सबसे मेरे स्पेशल गेस्ट आज तक के हैं कर्नल RSN सिंह सर। सर, सबसे पहले तो आपके चरण स्पर्श, जो आपने हमारे को इस लेवल पर टाइम दिया और सब चीजें। और सबसे मेन बात ये कि हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं, मैंने सबसे रिक्वेस्ट करी कि सर आपका एक्सपीरियंस जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल थ्रेट्स जो साथ साथ चल रही हैं, दे आर हैंड इन हैंड। ऐसा नहीं सोच सकते कि बाहर वाली दुश्मन बाहर है, अंदर वाले अंदर है। जो जियो पॉलिटिकल सिनारियो, ग्लोबलाइजेशन और सब चीजें आ रही हैं, उसका आउटकम जो है ना, वो क्रक्स इन शॉर्ट आज के दिन जो नजर आ रहा है वो ये है कि इंडिया चारों तरफ से जो हमारे दुश्मन है, वो बहुत सारे मामलों में हमारी जड़ों पर हमला कर रहे हैं, जो कि मेरे को ज्यादा बड़ा एक चैलेंज लगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जब तक सर इस पर एक्सपर्ट व्यू नहीं रखेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। तो अगला पूरा टॉपिक जो है, सर से ही यही रिक्वेस्ट है कि सर हमें समझाएं कि पूरे का पूरा सिनारियो हमारी कंट्री के अंदर जो इंटरनली और एक्सटर्नली चल रहा है वो किस तरीके से कनेक्टेड है। और मैं कोशिश करूंगा ये हम पार्ट्स में अगर कर रहे हैं तो पहले म्यांमार बांग्लादेश वाले टॉपिक से शुरू हो जाए और उसके बाद धीरे धीरे हम आगे वाले टॉपिक्स पे डिस्कस करें। सर, तो सबसे पहले टॉपिक यही कि इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स एक ओवरव्यू फॉर्म में हमारे को क्या नजर आ रहे हैं, और हमारे बाकी फिर उसको नेक्स्ट लेवल पर हम डिस्कस करते हैं। सर, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैंने आपसे भी बातचीत हो रही थी, तो मैंने आपको कहा कि मैं आपकी कोई भी वीडियो मैं प्रेजेंटेशन में मिस नहीं करता। और यूं तो आपको बहुत लोग इम्तिहान की तैयारी के नजरिए से आपको सुनते और आपको समझते होंगे, लेकिन मैं तो एक विश्लेषक हूँ, और मेरे लिए आपका बहुत क्रिटिकल स्थान है। और मैं यूं ही शब्दों के जाल में मतलब वो तारीफ नहीं कर रहा हूँ। ये यकीनन मैं कह रहा हूँ कि मैंने इतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट जियो पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक मैटर्स पे मैंने हिंदुस्तान पे बहुत कम देखी है। और आपके जितने आपके छात्र हैं, आपको जो लोग सुनते हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप जब भी किसी चीज को नक्शे पे बताते हैं, बड़े ध्यान से उसको सुने, बड़े ध्यान से सुने। और मैं भी आपसे यही बात कर रहा था कि हमारे देश में मैप का कल्चर नहीं है। यानी कि आप जैसे आपको अगर इतिहास या भूगोल या जियो पॉलिटिक्स या स्ट्रेटजी, आप बिना नक्शे के आप नहीं समझ सकते हैं। और मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने इस संस्कृति का आगाज किया है इस देश में। और मैं तो बहुत सारे, मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट में था, मैं RANW में था, और ये मैं इतनी बड़ी टिप्पणी जो कर रहा हूँ बहुत एक्सपीरियंस के बाद कर रहा हूँ। क्योंकि मैप जब तक आप अ, अपनी जो सुरक्षा की समस्याएं हैं, अगर मैप के नजरिए से नहीं देखेंगे तो आप लार्जर पिक्चर जो है वो हमेशा मिस कर जाएंगे। तो मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ। और आपके जितने विद्यार्थी में हैं उनमें सबसे अच्छा विद्यार्थी मैं ही हूँ आपका। तो सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ सर। मैं आपके एनालिसिस को अपनी क्लास में पढ़ाता हूँ। तो नहीं नहीं, मैं बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ। इसीलिए जब किसी ने मुझे बोला, मैंने तुरंत आपसे संपर्क किया। और अब मैं अपनी बात शुरू करूंगा, ये ताकि इसको जो एकदम कंटेम्पररी जो घटना घटी है मैं उससे शुरू करूंगा। ये जो अपने हमारे संसद पे, पार्लियामेंट पे जो हमला हुआ, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये दहशतगर्दी हमला था। मैसेजिंग की जहां तक बात है तो लोग कह रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने स्मोक इस्तेमाल किया, इसलिए उसको उस नजरिए से नहीं देखना चाहिए जो कि 22 साल पहले हुआ था। मेरा मानना है मेरा मानना है कि अ, जो तिथि उन्होंने चुनी थी वो अपने आप में सब कुछ बयां कर देता है। द डेट्स दैट दे हैव सेलेक्टेड, दैट मींस दैट दे वर मोटिवेटेड। उन्होंने प्रेरणा अफजल गुरु एंड गैंग से ली थी। और आपको मालूम है कि उसका पूरा संचालन तो पाकिस्तान के द्वारा हुआ था। तो मुझे इस बात में कहीं संदेह नहीं था कि ये लोग बाहर से संचालित हैं। और इनकी पूरी प्रोफाइल से ये वो माओवादियों की बू आ रही थी। और माओवादियों और जिहादियों का गठजोड़
ये एक अंजाम है, इसमें हो सकता है खालिस्तानी तत्व भी मिले हुए हों। और इस मैंने खुद ही एक यूट्यूब पर इस पे अपनी टिप्पणी दी थी। जस्ट जस्ट मैंने यूट्यूब पर अपनी टिप्पणी दी थी, और इसमें मैंने उनको मैंने शुरुआत में ही कह दिया था कि ये अर्बन नक्सल्स हैं। लेकिन और ये भी बिल्कुल बाद में साफ हो गया कि ये आंदोलनजीवी हैं। अभी लोग हैं कौन? तो लेट्स टॉक इन स्ट्रेटेजी, मतलब जियो पॉलिटिकल टर्म्स। ये जिसको बिपिन रावत थर्ड फ्रंट वो कहते थे, वो ये थर्ड फ्रंट के हिस्सा है। और मैं अपने आपके स्टूडेंट्स को बता दूं कि थर्ड फ्रंट एक, हम जब इसकी बात चर्चा करते हैं तो हम व्हाट वी मीन इज दैट एक पाकिस्तान एक फ्रंट है, चाइना दूसरा फ्रंट है, और ये जो थर्ड फ्रंट है, ये थर्ड फ्रंट ये दोनों फ्रंट से प्रेरित है, वो वहीं से इमेनेट करता है। और थर्ड फ्रंट ही फीड करता है ये दोनों फ्रंट को। और मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि जिस कंट्री का थर्ड फ्रंट वीक हो जाता है वो देश कोलैप्स कर जाता है। जैसे कि सोवियत यूनियन, इतने सारे टैंक, इतने हवाई जहाज, न्यूक्लियर पावर, स्पेस पावर, सब कुछ होते हुए भी इंटरनल फ्रंट जो है, थर्ड फ्रंट उनका जो इंटरनल फ्रंट है वो कोलैप्स कर गया, तो कंट्री कोलैप्स कर गई। सो इसलिए हमारी जो एकता जो है, एकता और अखंडता, वो थर्ड फ्रंट ही तय करता है, और आज उसी को टारगेट की करने की कोशिश की जा रही है। तो आज जब हम देख रहे हैं, तो हमारे यहाँ जो कॉम्पैक्ट जो है ये थर्ड फ्रंट का, इसमें माओइस्ट, जिहादीज, चर्च और खालिस्तानीज, इनका ये कॉम्पैक्ट है। और ये ये कहना गलत नहीं होगा कि ये आजादी के बाद ही बिल्कुल सक्रिय हो गए थे। और इसका ये जो कॉम्पैक्ट का इतिहास भारत के इतिहास से जुड़ा है। और अगर आप इसको थोड़ी गहराई में जाए, तो जब हम जियो पॉलिटिक्स और की बात करते हैं, तो ये आस्थाओं से जुड़ा है। हमारी मिट्टी से दो आस्थाएं निकली, हिंदू और बौद्ध आस्थाएं। और बाहर की मिट्टी से हमारे पास इस्लाम आया, क्रिश्चियनिटी आया, ये दोनों मजहब, और कम्युनिज्म आया। ये सब एक्सपोर्टेड आइडियोलॉजीज थे, बाहर की मिट्टी में पैदा हुए थे। और मैं कम्युनिज्म को भी एक तरह का मजहब ही मानता हूँ। तो ये सब बाहर से आए। और आज जो आप कम्युनिज्म जो देख रहे हैं, वो भी एक यूरोपियन कंस्ट्रक्ट ही है। तो आप जो इंटरनल और एक्सटर्नल डायनेमिक्स भारत के संदर्भ में आप हमको जो देखने को मिल रहा है, और ये सब कॉन्टिनेंट का इंटरनल पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स जो है, वो इन्हीं के इंटरप्ले का डायनेमिक्स है। अब सोरोस ने जो कहा कि हम 100 बिलियन डॉलर्स खर्च करेंगे रिजीम चेंज के लिए भारत में, तो सोरोस का की जो यहाँ गतिविधियां हैं, वो केवल वो साहिल शेट्टी तक नहीं वो कन्फाइंड है, वो या राहुल के भारत छोड़ो यात्रा तक ही कन्फाइंड नहीं है। जो ये आपने पार्लियामेंट में जो हिस्सा जो ये हमला देखा, मैं इसको भी कहीं ना कहीं इसको सोरस से मैं जोड़ के देखता हूँ। अब ये जो मैं इंटरनल और एक्सटर्नल डायनेमिक्स की बात कर रहा था, तो इसके लिए मैं ज्यादा इतिहास में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है हरिमोहन साहब हमारे इतिहास में, एंड दैट ईयर वाज 1739। और उस समय नादिर शाह का हमला हुआ, और मुगल्स पे अब ऐसा हुआ कि मुगल्स के बचाव में ना तो निजाम आए, ना रोहिल्ला जाए, कोई नहीं आया उनके बचाव में। और इसका परिणाम ये हुआ कि जितने ये इंडिपेंडेंट गवर्नर्स थे, वो सारे के सारे उन्होंने अलग अलग राज अपने स्थापित कर लिए। सब ने अपनी सेना बनाई। अब इनकी ये आपस में अलग अलग राज ही नहीं थे, इनमें काफी दुश्मनी भी थी। तो इन्होंने अपनी अपनी सेना को ट्रेन करने के लिए किसी ने फ्रेंच को बुलाया, किसी ने ब्रिटिश को बुलाया। और उस समय हमारे यहाँ सोल्जर्स की बहुत जरूरत होने लगी। तो उसमें हमारे कुछ फार्मर्स और पीजेंट्स भी शामिल हो गए। तो एक तरह से वो डुअल प्रोफेशंस वो फॉलो करते थे, फार्मिंग भी करते थे, पीजेंट का भी काम करते थे, और सोल्जरिंग भी करते थे। सो एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड वाज कि ये पूरा हिंदुस्तान जो है, एक यहाँ पे मर्सिनरी कल्चर यहाँ पे डेवलप हो गया। और इस मर्सनरी कल्चर में आप लोग आपने वही जैसे
जेम्स स्किनर जिसका चर्च है जो आप देखते हैं, तो ऐसे लोग भी थे। सो इट इज जस्ट इट इज जस्ट peep into the mercenary culture which had developed over the years। और इस मर्सनरी कल्चर का अंग्रेजों ने खूब फायदा उठाया। तो इन्हें सर वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में इनको रिक्रूटमेंट के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। हम अक्सर कहते हैं ना कि क्यों, एक तो गरीबी थी इसलिए भी रिक्रूटमेंट में कोई वो नहीं की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो हालात ये थे कि लोग सिर्फ कुछ लोग मीट और रम के लिए भर्ती हो गए, क्योंकि अंग्रेजों ने वो आर्टिफिशियल फैमिन वगैरह करके इतना गरीबी कर दिया था हमारे हिंदुस्तान में। सो सारे हमारे जो 1857 के बाद ये जितने हमारे ये सैनिक थे, ये कास्ट लाइन्स और कम्युनल लाइन्स पे ये बट गए, और इनकी वफादारी अंग्रेजों के साथ थी। 1857 के बाद की बात मैं कह रहा हूँ। उसमें एक जो पूरी इस संस्कृति को जिसने बदल डाली, वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने पेट्रियोटिज्म लाए, भारत माता के प्रति एक तरह की एक समर्पण का उन्होंने आवाहन किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि सुभाष चंद्र बोस के कारण ही उन्होंने जो ये एकता की भावनात्मक एकता और समर्पण टू दी मदरलैंड का जो कॉन्सेप्ट लाया, उससे ही हमको आजादी अंग्रेज छोड़ने पे मजबूर हुए। लेकिन जाने से पहले सुभाष चंद्र बोस की जो आईने की गतिविधियां थी, जिस तरह की उन्होंने लोगों के दिलों में आग लगा दी थी राष्ट्रभक्ति की, अंग्रेज तो मजबूर हो गए, लेकिन जाने के पहले उन्होंने अपना जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट था उसको वो सिक्योर करके गए। अब उन्होंने क्या किया, अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए भारत का विभाजन किया, सबसे पहली बात, और एक प्लायबल लीडरशिप को यहां पर बैठा के वो चले गए। जो उनके स्टूजेस थे, जो कि आगे आने वाले कुछ दशकों तक जो उनके कार्यक्रम स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को जो फर्दर करते, जो जिसको बढ़ावा देते, उन लोगों के गद्दी पर बैठा दिया। नाम नहीं लूंगा यहाँ पे क्योंकि लोग समझ जाएंगे, लेकिन इसमें उस समय जो शीर्ष नेता थे उसमें ये सब के सब स्टूजेस थे। वी ऑल नो दैट। जी 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 जी। एक क्वेश्चन ये है कि क्या हम ये मान सकते हैं कि जैसे नेशनलिस्टों से ब्रिटिशर्स को या कैपिटलिस्ट फोर्सेस को डर लगने लग गया था, और उन्होंने हिटलर को इस फॉर्म में बहुत अच्छे से देखा था। हिटलर वॉज अ नेशनलिस्ट, मुसोलिनी वॉज अ नेशनलिस्ट। अब वो एक्सट्रीम फॉर्म में चले गए, ये एक अलग मैटर है। आई एम सॉरी, बहुत सारे लोग हिटलर और मुसोलिनी को एक गलत फॉर्म में लेके जाते हैं कि उसने मारा। देखिए, दो पार्ट्स थे। एक था ही वॉज अ नेशनलिस्ट, ही वॉज एन एक्सट्रीम नेशनलिस्ट। उसे राइज किया इसने, और एक्सट्रीम नेशनलिज्म में पहुंचाया ही ब्रिटिशर्स ने। लेकिन असलियत में इन्होंने एक्सट्रीम नेशनलिस्टों को तो साइड में उठा दिया जाए, लेकिन असलियत में नेशनलिस्टों से भी डरते थे। यानी एक ये ऐसी प्योद बनाना चाहते थे जिसकी नजर में देश सिर्फ नाम हो और काम वो कैपिटलिस्टों के लिए करें, और ऐसे लोगों को यहां पर बिठाकर चले गए। क्या ये ठीक था सर? बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, जिस तरह का ह्यूमिलिएशन जर्मनी का हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, आप लोग तो सब इतिहास में पढ़े हैं कि अगर वैसा ह्यूमिलिएशन आज भी किसी देश का हो तो वहां एक हिटलर जरूर पैदा होगा। सर, लोग हिटलर को गालियां बकते हैं, बेलफर्ट जो डिक्लेरेशन था उसको गाली नहीं, उसको नहीं कुछ कहते, और उसके सपोर्ट में एक सेक्शन ऑफ ग्रुप खड़ा हुआ। सर, वो तो मैं जब जब उसको पढ़ता हूं मुझे ऐसा लगता है, आपने बिल्कुल सही कहा, जितना जो काम इसके साथ हुआ, जर्मनी के साथ हुआ, वो हिटलर पैदा करेगा ही करेगा। लेकिन जो उस देश के अंदर रहने वाले लोगों ने किया जर्मनी के अंदर, तभी तो उन्हें स्टैब्ड इन बैक का नारा लगाना पड़ा। नहीं, उसका आपने बिल्कुल सही कहा, उसका मुख्य कारण था बेलफोर्ट डिक्लेरेशन। यस अब सर। 2000 साल से आपको ये आस्था लेके चल रहे हैं और आपको ये आश्वासन दे दिया जाए कि आपको वो जो प्रॉमिस लैंड मिल जाएगा, तो थोड़ी सी तो आपकी लॉयल्टी सबवर्ट हो जाती, और उसी के सस्पिशन में जो भी हुआ सो हुआ, ठीक है ना। तो अब ये हिस्टोरिकल फोर्सेस का प्ले कहिए या किसका गलती कहिए, लेकिन सच्चाई यही है, सच्चाई यही है। तो देखिए, तो उन्होंने विभाजन किया अंग्रेजों ने भारत का,
अब देखिए विभाजन से हुआ क्या, इस बात को लोग नहीं समझ रहे हैं स्ट्रेटेजिक टर्म्स पे। मजहब के नाम पे हुआ विभाजन, लेकिन अंग्रेजों ने इस विभाजन से अपने जो इंटरेस्ट थे इंडियन ओशन में और वेस्ट एशिया में, सेंट्रल एशिया में, उसको उन्होंने सिक्योर कर लिया। पाकिस्तान बनाया तो उनको एक क्लाइंट स्टेट मिल गया। अरेबियन सी में एक तरफ अरेबियन सी, दूसरा तरफ ये ईस्ट पाकिस्तान था, तो बे ऑफ बंगाल में भी उनको एक तरह का डायरेक्ट फुटहोल्ड मिल गया। और उसके बाद उन्होंने सेंटो 54-55 में सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन साइन किया, जिसमें तुर्की, इराक, यूएस, यूके, ईरान और पाकिस्तान से, और उसी समय ये साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया और बे ऑफ बंगाल में अपने इंटरेस्ट के लिए सिक्योर करने के लिए उन्होंने सीटो ये किया। तो आप देखिए कि हमको जब आजादी मिली उसके तुरंत उसके तुरंत 6-7 साल के अंदर में ये दो पावरफुल अलायंसेस ये आपके दोनों बाजू में खड़े हो गए। और आपके दर्शकों को एक और, स्टूडेंट्स को एक और मैं बात बता दूं कि मैं शायद नेहरू को कश्मीर के लिए इतना मैं उनको दोषी नहीं मानता जितना कि तिब्बत को लेकर मैं मानता हूं, क्योंकि 47 to 54 नेहरू वॉज बीइंग ब्लैकमेल्ड ऑन कश्मीर, और उस समय ब्रिटेन जो था वो न्यूमरो यूरो पावर था, सोवियत यूनियन वॉज स्टिल फाइंडिंग इट्स फीट इन द इंटरनेशनल एरेना, तो आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था कश्मीर के ऊपर में। अब होता क्या है कि 54 में जैसे ही ये सेंटो वगैरह साइन हुआ, द वेरी नेक्स्ट मंथ ये आपके क्रुश्चेव और बुल्गानी यहाँ पे आ गए, और उन्होंने तब आके एश्योरेंस दिया जब आपको वीटो का, तो टू बी फेयर आई मीन देन इंडिया स्टार्टेड डाइल्यूटिंग आर्टिकल 370, जब उनको आश्वासन मिल गया कि अब हम इसको हमारे लिए कोई वीटो करने वाला है, तो ये भी एक हकीकत है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये, अब आपने थ्रेट परसेप्शन की बात, तो अंग्रेजों का क्या थ्रेट परसेप्शन था यहाँ पे? केवल एक्सपेंशनिस्ट पावर, उनको एक ही थ्रेट परसेप्शन थी, पहले जारिस रशिया से और उसके बाद सोवियत यूनियन से, उनका ये थ्रेट परसेप्शन था। तो उसके सर मुझे लग रहा है आज आप अभी थोड़ा ठीक नहीं हुए, खांसी आ रही है, हम इसे यही रोक सकते हैं? अगर आप ठीक है सर, विल कंटिन्यू। थैंक यू सर। तो उसमें इसके साथ केवल पाकिस्तान का क्रिएशन ही नहीं हुआ, आपको 7,000 किलोमीटर आपके लिए हॉस्टाइल बॉर्डर्स आपके लिए क्रिएट हो गए, about 3,000 kilometers in West Pakistan and about 4,000 kilometers in East Pakistan. उसके बाद 1950 में जब तिब्बत को कब्जा कर लिया चाइना ने, तो अनदर 3,400 किलोमीटर्स जुड़ गए आपके हॉस्टाइल बॉर्डर्स। तो फॉर ए फ्लेजलिंग स्टेट, एक नवेला स्टेट को एक साथ अगर 10,000 किलोमीटर का बर्डन उस पर हो जाए, तो आप समझिए कि ये कितना बड़ा हमारे लिए, जो हमारा कंट्री का जो सिक्योरिटी एंड डिफेंस मैनेजमेंट था, वो कितना मुश्किल काम था। और ये तो मैं फिजिकल फ्रंटियर्स की बात कर रहा हूँ, उससे ज्यादा जो आपने थर्ड फ्रंट की बात की, दीज आर नॉट जस्ट फिजिकल फ्रंटियर्स बट दे आर आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर्स एज वेल। क्योंकि इस्लामिक पाकिस्तान बना तो वहां से जिहाद ये शुरू हो गया, और तिब्बत एक बफर आइडियोलॉजिकल स्टेट था बिकॉज इट वाज बुद्धिस्ट। वो जब कम्युनिस्ट के हाथ से चला गया तो वो फिजिकल और आइडियोलॉजिकल बफर वो दोनों चला गया। अब उसके बाद से ये दोनों आइडियोलॉजीज ने भारत पे एक तरह का इन्वेजन किया, भारत पे चढ़ाई की, जिसको बौद्धिक चढ़ाई कहते हैं, आइडियोलॉजिकल इन्वेजन। जिहाद केवल कश्मीर तक सीमित नहीं था, उसने केरला, कश्मीर से लेकर केरला तक और मुंबई से लेकर आसाम तक वो अपने आगोश में ले लिया था, और ये पनपता रहा। जब ये पनपता रहा, फैलता रहा, तो पॉलिटिकल पार्टीज उसका हिस्सा बन गए इस जिहाद। और जो जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि इसको इंडो तिब्बत बॉर्डर बोले,
तो वहां से जो ये माओवाद निकला, जो ये माओवाद का एक पूरा, जिसको आज आप तिरुपति को पशुपति बोलते हैं, उसका जो रूप ले लिया, रेड तो कॉरिडोर। ये रेड कॉरिडोर। तो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज इसका हिस्सा बन गए, ये एक तरह का वोट इम्पेरेटिव बन गया। अब इसमें आपने देखा कि आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर की तो बात जब मैं कर रहा हूँ, कि यहाँ तक हो गई कि 62 की ये लड़ाई में कम्युनिस्ट पार्टी का एक वर्ग खुल के चाइना के समर्थन में आया। 1968 में आपने देखा कि 67 68 में किस तरह से माओ ने या माओइस्ट चाइना ने कैसे अनलीश किया नक्सलाइट्स को। और यही दोनों चीजें अभी अभी ये जो ये विचारधाराएं हैं, इसका जो वायलेंट जो मैनिफेस्टेशन है वो आपको देखने को मिल रहा है। वही मैनिफेस्टेशन आपको अभी यहाँ पर पार्लियामेंट में देखने को मिली, और वही आज से 22 साल पहले आपको अफजल गुरु वाले वो हमले में देखने को मिली थी। अब इसका परिणाम ये हुआ कि ये और जिहाद जो है वो बढ़ता गया, और खास करके पोस्ट 89 जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ, तो उस समय तक पाकिस्तान ने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी एक्वायर कर लिया। उसके आड़ में उसने जिहाद जो है उसको और बढ़ावा वो देने लगे, क्योंकि उनको उनका कैलकुलेशन था कि स्पेक्ट्रम के एक एंड में न्यूक्लियर वेपन्स है और दूसरे एंड में कन्वेंशनल वॉर है। तो इसके बीचों बीच अगर जिहाद का वो थर्ड डायमेंशन अगर इंट्रोड्यूस किया जाए, तो न्यूक्लियर वेपन्स का शैडो में कन्वेंशनल वॉर नहीं हो सकता है। सो देयर इज अ स्कोप। वो हमने बालाकोट से, दैट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ बालाकोट, कि ये जो इक्वेशन था ना कि अंडर द शैडो ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स देयर कैन बी नो कन्वेंशनल वॉर, उस पैराडाइम को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उसके बाद से उसी समय चाइना ने भी, आपको मालूम है कि शुरुआती दिनों में अर्ली 50s में एंड बिगिनिंग ऑफ 60s यूएसएसआर भी काफी सपोर्ट कर रहा था चाइना का जो कम्युनिस्ट डिजाइन था भारत के खिलाफ। और एक बात आपको बता दूं कि देखिए, कम्युनिज्म इस कंट्री में आया कैसे। आपको मालूम है यहाँ पे 30s में कम्युनिस्ट पार्टी का मीटिंग हुआ। देयर वाज अ बिग डिबेट इन दिस कंट्री जब पहला ये हुआ। एक क्या नाम था उनका, मैं जस्ट फॉरगेटिंग, सत्य कुछ ऐसे करके था, वाज हिज नेम। MNY, MNY। नहीं, एमएन रॉय नहीं, एक था सत्य भक्त ऐसे करके कुछ उनका नाम था। तो जब इनकी मीटिंग हो रही थी, तो उसने यही कहा कि भाई, इसको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नहीं करके इसको इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी बनाएंगे, और लोगों ने उनकी पिटाई कर दी। तो ये थी उनकी लॉयल्टी, ठीक है ना। और उसके बाद से अंग्रेज लोग टैग रखते थे, बट एक आईसीएस ऑफिसर था, उसका नाम था कैरिट, माइकल जॉन कैरिट। माइकल जॉन कैरिट वाज एन आईसीएस ऑफिसर, और एक्चुअली वो डबल एजेंट था। वो कम्युनिस्टों का यहाँ पे वो एजेंट के रूप में काम करता था। लेकिन उसके बाद से आपको तो मालूम है, वर्ल्ड वॉर 1 में, जब सॉरी वर्ल्ड वॉर 2 में, पहले सोवियत यूनियन वॉज विद जर्मनी, तब ये सब हिटलर के साथ थे यहाँ के कम्युनिस्ट जो थे, बिकॉज सोवियत यूनियन वॉज विद देम। लेकिन उसके बाद से जब वो ब्रिटेन का एलाई बन गया, तो इन्होंने भी अपना रवैया बदल लिया। तो वहां से इसकी शुरुआत हुई है। और ये कहना गलत नहीं हुआ कि इनको रिस्पेक्टेबिलिटी दी अंग्रेजों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, और उसके बाद भी। और आप देखेंगे कि आपके जितने कम्युनिस्ट लीडर्स हैं, ये जो सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट हैं, इंक्लूडिंग आपके मणिशंकर है, वो तो चंदा इकट्ठा कर रहे थे 1962 वॉर के समय। तो जितने ये आपके सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये सब ब्रिटेन में ही इन्होंने ये कम्युनिज्म की पढ़ाई उन्होंने की, वहीं से ये इंडोक्ट्रिनेट होने आए। और आज हम भुगत रहे हैं ये केम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के ये नालायक प्रोडक्ट्स का जो आइडियोलॉजिकल असॉल्ट है उसको। तो उसके बाद से ये अफगानिस्तान में सबको मालूम है कि सोवियत यूनियन के खिलाफ किस तरह से अमेरिकन ने एक जिहादी मशीनरी तैयार की। और वो जिहादी इतना घनिष्ठ कोऑपरेशन था, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, वो आज भी मैं आपको बता दूं, पीपल शुड नॉट फॉरगेट that the Americans and the British still treat Pakistan as a Western project. आपको मालूम है अभी आसिम मुनीर गया हुआ, अभी पाकिस्तान गया हुआ है, ये रोना लेके कि
कि हमको गारंटी दीजिए आप पीओके के ऊपर में, क्योंकि अभी कुछ खबरें आई हैं कि सम ऑफिशियल चैनल्स ऑफ इवन चाइना ने पहली बार वो कहा है, दे हैव यूज्ड द वर्ड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर फॉर व्हाटएवर रीजंस, मैं ये नहीं, लेकिन वो आज भी, अभी कुछ साल पहले जो आपका बाजवा था वो रॉयल में ये आरएमसी सैंडर्स में वो चीफ गेस्ट बन के गया। सैंडर्स में आज भी पाकिस्तान के 2 इंस्ट्रक्टर्स हैं, आपके नहीं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि ये ना हम खुश होने लगते हैं कि एफएटीएफ लगा दिया, वो लगा दिया, अब पाकिस्तान की खैर नहीं है, ये आप इस बात को बिल्कुल भूल जाइए। पाकिस्तान इज अ वेस्टर्न प्रोजेक्ट और आज भी उनको इसी तरीके से ट्रीट किया जाता है। और ये भी लोग ना भूलें कि चाइना और यूएसए में किसिंजर के टाइम में, निक्सन के टाइम में जो अप्रोचमा हुआ था, वो भी याहिया खान नहीं करवाया। तो ये थोड़ा सा मैं क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहता था। लेकिन अब 89 में क्या हुआ कि इन्होंने आपको ये बात देनी होगी कि उन्होंने जिहाद का पोटेंशियल समझा एंड दे अनलीश्ड दैट पोटेंशियल ऑन द अगेंस्ट द कम्युनिस्ट। और एक जिहाद उसमें ट्रायम्फेंट हुआ, वो जीत गई, जो कम्युनिस्ट थे वो हार। तो एक विचारधारा यानी कि जिहादी विचारधारा। हाँ जी। सर मैं एक वर्ड्स थोड़ा सा आपसे कंफर्मेशन चाहूंगा। मैं एक्चुअली क्लास में एक चीज पढ़ाता हूँ, बड़े अजीब सी है, मैं इसको कनेक्ट करता हूँ अमेरिका के मार्शल प्लान से, कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो सर कोल्ड वॉर में क्या हुआ था कि मार्शल प्लान आया, और मार्शल प्लान 13,000 करोड़ रुपीस का ईस्टर्न यूरोप के अंदर, ताकि जिसे यूरोपियन रिकवरी प्लान कहते थे। सर ऐसा कोई भी प्लान किसी भी अरब या अरब कंट्री के लिए, एशियन कंट्री के लिए नहीं था। तो मैंने, जहां तक मुझे एक चीज नजर आई कि जिस टाइम पर यूरोप में मार्शल प्लान आया था, उस टाइम पर सर क्या नाम है, इसमें इस्लामिक कंट्रीज में इस्लामाइजेशन एकदम से बढ़ा, और जितनी यूनिवर्सिटीज थी, जितना चाहे वो टर्की का हुआ चाहे कोई सा भी हुआ, इन सब यूनिवर्सिटीज के अंदर एकदम से इस्लामिक प्लान आता है सर। और वो इस्लामिक प्लान इस लेवल पर इंट्रोड्यूस होता है कि आज के दिन किसी भी इस्लामिक कंट्री में, कहीं यूरोपियन कंट्री में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेकर कोई चीज कुछ नहीं है, सिर्फ एक चीज डिस्कस होती है, व्हाट इज इस्लाम। और इस्लाम को इस तरीके से कम्युनिस्ट धर्म को मानते नहीं, और इस्लाम धर्म के अलावा कुछ करेगा नहीं। तो इस्लाम को यूज किया वेस्टर्न कैपिटलिस्ट पावर्स ने कम्युनिस्टों के अगेंस्ट। आप मुझे ठीक कीजिएगा, क्या मैं ये बच्चों को सही बताता हूं उस टाइम के प्रोजेक्ट में? क्योंकि डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, या फिर मैंने ऐसे कोई राइटर की किताब नहीं पढ़ी जो दावा मेरे को प्रूव कर सके। सर आपका आपका विश्लेषण बिल्कुल सही है। और मैं ये समझता हूँ कि जब ये कोल्ड वॉर था तो इन्होंने, जैसा कि मैंने कहा, इन्होंने पोटेंशियल समझ लिया था इस्लाम का। ये जो एक कट्टर कट्टर दहशतगर्दी वाली विचारधारा है, वो एक दूसरे को ही काट सकती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि इस्लाम के खिलाफ हमारे सब कॉन्टिनेंट में तो एक दो लोग लिखे, जो उनकी हकीकत बताई तो उनका क्या फर्श हुआ, लेकिन वहां पर तो बीच बीच में लोग लिखते ही रहते थे। सलमान रश्दी इज वन, देयर आर मेनी अदर्स। लेकिन वहां पे उन्होंने उसका, बिकॉज देखिए उन्होंने कॉलोनाइज किया हुआ था सर, ये पूरे वेस्ट एशिया को द वेस्टर्न कंट्रीज हैड कॉलोनाइज्ड। तो उनको मालूम था, बड़ी गहराई से उनको जानते थे, और उनके फीचर्स पे भी को भी उन्होंने बहुत बेखूबी एक्सप्लॉइट किया। ये जितने शिया सुन्नी और ये तमाम ये एथनिक लाइंस पे जो फिगर्स थे, आपको तो मालूम है वो किस तरह से वेस्ट एशिया का मैप उन्होंने, जहां जहां तेल के उन्होंने वो देखे। आपके स्टूडेंट्स को बता दूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जहां जहां तेल के कुएं या पोटेंशियल देखा, वहां पर उन्होंने उसी तरह से लाइन्स बनाए। इसलिए वेस्ट एशिया के मैप में आपको स्ट्रेट लाइन्स मिलेंगे बिल्कुल मैप के ऊपर में। तो अब आपने ये मार्शल प्लान के साथ जो लिंक किया, ये बिल्कुल सही है। और लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जब 89 में ये रिट्रीट हो गया, एक विचारधारा हार गई, दूसरी जीत गई, लेकिन भारत के संदर्भ, ये जीती हुई विचारधारा और हारी हुई विचारधारा, ये दोनों एक साथ भारत पे कहर ढालना शुरू कर दी। आप देखिएगा माओइज्म नक्सलिज्म में 80s के दौर में एक बहुत बड़ा उछाल आया,
और यहाँ पे क्या उन्माद था साहब ये इस्लामिक वर्ल्ड में, अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन में। उन्होंने कहा कि अगर हमने सोवियत यूनियन को हमने घुटने टिकवा दिए तो हमें भारत के तो घुटने हम 2 महीने में हम ऐसा कर सकते हैं उनके साथ। लेकिन देयर यू विल हैव टू रियली एडमायर द इंडियन आर्मी, और स्पेशली उसकी जो यंग लीडरशिप, जो यंग ऑफिसर्स थे, उन्होंने साहब वो, और कहते थे ये लोग, ये तो अफगान फ्रंट के ये वेटरन्स थे जो ये यहाँ पे अनलीश किए गए थे कश्मीर में। वो कहते थे कि हम तो वहां सोवियत यूनियन के लड़ते थे, लेकिन आपके जो यंग ऑफिसर्स है वो तो 1 to 1 बिल्कुल भिड़ जाते हैं। और ये भी मैं कहता हूँ कि अगर अगर हमारे इंडियन आर्मी के यंग ऑफिसर्स ने वो एट्रिशन नहीं किया होता तो आज पता नहीं अब आज जिहाद कौन सा रूप अख्तियार कर लेता, कितने 9-11 हो गए होते और कितने 26 से 11 और हो गए होते। तो एनीवे वो एक समय था जबकि ये जिहादी जुनून इनके जो हमारे पाक रीजन के जो इस्लामिस्ट थे उनको सर चढ़ के बोलने लगा। और वो ऐसा दौर था कि जब हमारी पुरानी अर्थव्यवस्था भी डिसमेंटल हो रही थी। मैं 90s की बात कर रहा हूँ, और नई अर्थव्यवस्था बन रही थी। ये वन पार्टी रूल उस समय कोलैप्स कर रहा था। और आपको याद होगा कि उसी समय पंजाब, श्रीलंका, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट, ये सारा डिस्टेबलाइज था। और मुझे वो पीरियड याद है, वो बहुत मुश्किल, जो थ्रेट परसेप्शन और सिक्योरिटी की आप बात करते हैं, ये बहुत ही मुश्किल पीरियड था। और जब मैं बात करता हूँ ये जिहाद, माओवाद, चर्च, इनका कॉम्पैक्ट, देखिए मैंने श्रीलंका को बहुत क्लोजली डील किया, और दोनों इंटेलिजेंस एजेंसीज में। लेकिन मैं अपनी ये गलती मानता हूं, मैंने चर्च का रोल वहां पे बहुत अंडर एस्टिमेट किया। एक्चुअली वो पूरा चर्च द्वारा ही फंडेड और इंस्पायर्ड था। और तभी ये जितने एलटीटी वाले, जी जी एलटीटीई चर्च से फाइनेंस था? जी 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 जी, स्पेशली द जाफना कार्डर्स, स्पेशली द जाफना कार्डर्स, जाफना कार्डर। हाँ सर एक्चुअली आज है ना, मेरी आईआर की क्लास थी। उस आईआर की क्लास में लकीली आज मैंने 90s का जो पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल सिनारियो वही डिस्कस किया था। और आज मैं यही पढ़ा के आया हूं कि वी कांट इग्नोर एलटीटीई। लेकिन उसमें चर्च का एंगल नहीं था, वेस्टर्न पावर्स को मैं देख रहा था कि इंडिया को कैसे ब्रेक किया जाए। उसमें एलटीटीई को सिंगापुर से मदद मिल रही थी, ये तो पक्का है। नहीं सर, ये इनको दामाद जैसा ट्रीटमेंट, लंदन में इनका हेडक्वार्टर्स था एलटीटी का, फिर वहां प्रेशर पड़ा तो इन्होंने हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लिया था फ्रांस में, और नॉर्वे, सभी जगह इनको दामाद जैसा ट्रीटमेंट मिल रहा था। और ये भी फाइनेंसिंग जो थी वो श्रीलंका से, वो पब्लिक जो डेवलप होता था सिंगापुर से, जहां तक मुझे पता है, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है इसके बारे में। तो इतना पता है कि ये सारा खड़ा श्रीलंका के अंदर भी इंडिया को परेशान करने के लिए, ताकि एक सेपरेटिज्म तमिलनाडु में शुरू हो, उसके लिए पॉसिबली। मैं इतना श्योर नहीं हूं, आप बताएंगे। मैं उस समय चेन्नई में पोस्टेड था, और मुझे तो ऐसा लगता था, एक फीलिंग अंदर से आती थी कि जैसे कि एनटीटी का टेक ओवर हो गया तमिलनाडु का। फिर राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ, उसके तुरंत बाद वो मतलब एकदम जैसे लगा कि पूरा सिनेरियो वहां पे बदल गया। लेकिन आपको एक और बात बता दूं, इसका जो हल हुआ फाइनल, जो एनटीटी का एनटीटी को डिस्ट्रॉय किया गया, उसमें मजहबी फैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग था। और वो इस तरीके से हुआ कि जो असली लड़ाकू जो थे वो हिंदू थे, वो बटिकुलवा साइड के थे, ईस्टर्न श्रीलंका के, सॉरी ट्रिंकोमली और बटिकुलवा साइड के। तो उनका हेड था करुणा। तो जो रियल मैन पावर जो आता था, जो मैन पावर कहिए, ऑर्डर कहिए, वो पूरा हिंदू एक्सट्रैक्शन का था। तो करुणा को इन्होंने स्प्लिट करवा दिया, जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनको। जब वो स्प्लिट कर गया, एनटीटी कोलैप्स्ड। मतलब टोटल डिवाइड। ये जितने, प्रभाकरन भी क्रिश्चियन था, एंटन बालासिंगर जो इनका आइडियोलॉग ऑस्ट्रेलिया में रहता, वो सारा ये था।
तो ये फैक्टर हमको इसको नहीं भूलना चाहिए। और जब मैं बात कर रहा हूँ कि उस समय श्रीलंका, नॉर्थ ईस्ट, पंजाब, मतलब सभी जगह आग आग लगी हुई थी। और क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन का भी रवैया हमारे तरफ कुछ ठीक नहीं था। पाकिस्तान को बहुत इंटरनेशनल सपोर्ट था इसके उसमें। और कई बार बहुत टेंस सिचुएशन हुए कश्मीर को लेके 87, 1990, 1991, 2001, 2002। इंटरनेशनल कम्युनिटी का बहुत इंटरवेंशन होता रहा। और लेकिन इन तमाम प्रेशर्स के बावजूद भारत अपनी जगह पे अडिग रहा। वो इन प्रेशर्स को झेलने में कामयाब रहा। अब यहाँ वो स्थिति वहां थी। फिर मोदी का दौर आया, मोदी साहब का। तो उसमें मोदी साहब की सबसे बड़ी उपलब्धि ये कश्मीर को लेकर शुरुआत में थी कि उन्होंने सॉवरेनिटी का जहां तक मुद्दा था ना, उसको तो उन्होंने क्लोज कर दिया। उन्होंने ये दुनिया को बता दिया कि कश्मीर जो है टेबल पे नहीं है भाई, नॉन निगोशिएबल है। उन्होंने ये जो अपने ये नालायक जो जिनको आप कहे व्हाइट कॉलर जो टेररिस्ट थे, हुर्रियत वगैरह, इनका पाकिस्तान हाई कमीशन आना जाना उन्होंने बंद करवाया। पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस डाउनग्रेड करवाया। ठीक है ना। जब भी चाइना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के फेवर में कुछ करे तो फ्रांस से ये वीटो करवा देते थे। और उसके बाद यूएस जो 1990 तक कश्मीर के मामले में हमेशा ओवर ड्राइव पर रहता था, वो मोदी के आने के बाद उसको बैक बर्नर में उन्होंने डाल दिया। मतलब द एंटायर इंटरनल डायनेमिक्स ऑफ कश्मीर चेंज्ड। और ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि हमारा एक नया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना। और इंडो पैसिफिक के स्ट्रेटजी को लेके एक कन्वर्जेंस, वेरी स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस पॉइंट हुआ। तो फिर अब ये आपको मालूम है कि फिर मोदी साहब ने सऊदी अरेबिया और यूएई में वो किया, मेड एन आउटरीच टू देम। और अभी मुझे तो ये भी सुनने को मिला है कि ये दोनों देश कश्मीर में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो वो फिर वो पूरा डायनेमिक्स ही चेंज कर जाता है रीजन का। अब मैं आपके विद्यार्थियों के लिए अभी जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है कश्मीर को लेके, इसका क्या असर पड़ेगा। तो एक सबसे बड़ी बात थी इस वर्डिक्ट के बाद हरिमोहन साहब, कि ये जो डिफेंस ओरिएंटेड हमारा जो एटीट्यूड था कश्मीर को लेके, वो हमेशा के लिए दफना दिया इस वर्डिक्ट में। हमने एक जुडिशरी ने ये भी मैसेज दे दिया कि देखिए एक्सटर्नल नेगोशिएशंस का कोई स्कोप है ही नहीं। और एक नया कश्मीर स्ट्रेटजी का एक नए फेज का आगाह हुआ है। ऐसा नहीं है कि चाइना और पाकिस्तान का एडवेंचरिज्म इससे खत्म हो जाएगा, लेकिन एक सेल्फ एश्योरेंस और भारत के बढ़ते जियोपॉलिटिकल हेफ्ट का एक मैसेज तो जरूर गया इस वर्डिक्ट के दौरान। और आपके विद्यार्थियों को मैं एक और बात बता दूं कि जब हम अपने एडवर्सरीज की, एनिमीज की बात कर रहे हैं, तो देखिए आज हम कहाँ किस बिंदु पे हैं। 2007 में चाइना की जो इकोनॉमी थी वो $2.6 ट्रिलियन की थी। ठीक है ना। सॉरी, 3.6 ट्रिलियन की थी। आज भारत की इकोनॉमी भी 3.7 ट्रिलियन की है। लेकिन लोग याद रखें कि 2007 में चाइना वाज ऑलरेडी पंचिंग मच बियॉन्ड इट्स वेट। उन्होंने बिल्कुल वो पूरी दुनिया को रीच आउट करना शुरू कर दिया था। इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें एक बहुत बड़ा थ्रस्ट था उसमें, जो कि बाद में दैट यू नो बिकेम बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जब उसका स्कोप बढ़ा तक। और तो हमें क्या जरूरत है, जब आप ये चाइना से आप कंपेयर करते हैं, एंड देन आई कम टू अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, कि अभी भारत को, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझसे ज्यादा दिमाग और विवेक वाले लोग हैं, लेकिन हाँ इतना मैं जरूर कह दूं कि जब आप यहाँ पे 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बन गए हैं, तो जो चाइना का हमने पैराडाइम देखा, हमें अपना जो प्रेजेंस है, ग्लोबल प्रेजेंस और ग्लोबल फुटप्रिंट्स, वो हमको एक्सपैंड करना है अगर आप इकोनॉमी। और सबसे बड़ी इसमें लोग इस बात को समझें कि आप जैसे अडानी के जो स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट्स हैं, अडानी के और खास और भी है, लेकिन खास स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट्स की बात कर रहा हूं तो मैं अडानी के, क्योंकि कोलंबो पोर्ट का मालूम है आपको, वहां पे क्या है, विजयनगर में जो डीप सी पोर्ट बना है,
फिर उन्होंने जैसे ऑस्ट्रेलिया में कोल का किया, फिर आपने वहां पे हाइफा पोर्ट का इजराइल का आपने किया है। और अभी के प्रोग्राम में मैं शायद हाइफा पोर्ट पर आपने कुछ कहा है, मैं वो दोहराना नहीं चाहता हूँ, बट अभी से मैंने वो सीखा, मतलब हमको जानकारी मिली कि ईरान को बोल दिया गया है भाई कि इसको 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 टच मत करना हाइफा पोर्ट को। जब ये इसराइल और हमास का चल रहा है, वो मैंने आप ही के उससे मैंने सीखा। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, और आपके विद्यार्थियों को भी ये मैं बता दूं कि ये जो हमने एक संस्कृति पाल रखी थी ना कि सरकार 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 सरकार, सरकारी तंत्र के पीछे, बिकॉज मल्टी पार्टी जो डेमोक्रेसीज है दे आर वेरी स्लगिश, बहुत स्लो होते हैं। तो हम नेबरहुड में कहीं भी, जैसे हमर टोटा पोर्ट, हम बाय द टाइम वी कुड एक्ट, चाइना वो ले गया, उनका तो वन पार्टी रूल है, तो डिसीजन मेकिंग इज वेरी फास्ट। तो हमारे हमको अपने जो हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है, ये कॉर्पोरेट्स हैं, उनको हमको वी हैव टू ट्रीट देम एज स्ट्रेटेजिक एसेट्स। और भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप सिंपल देखिए 155 मिलीमीटर गन्स में हमारे प्राइवेट सेक्टर ने कितने अच्छे गन्स बना दिए। आज हमारा LNT है, वो आपको चेन्नई में इट इज सर्विसिंग रिपेयरिंग अमेरिकन शिप्स। तो अगर आप स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट्स आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको स्टार्टअप्स और ये जो अपना प्राइवेट सेक्टर है, उसको आपको एज नेशनल एसेट्स आपको उनको ट्रीट करना होगा। एंड दिस इज नॉट इंसिडेंटल। ये अडानी को जो ट्रीट किया, जो जो जिस तरीके से ये पूरा इकोनॉमिक टेररिज्म का जो उनको शिकार बनाया गया था, वो इसीलिए क्योंकि ही वाज गिविंग कंपटीशन टू चाइना। और आप देखिए तीन तीन मेन है ना जिसमें अडानी है, सोलर एनर्जी, कोल एंड पोर्ट्स। वो तीनों में वो चाइना का कंपटीशन वो दे रहे थे। इसीलिए आपने जो ये देखा, ये अडानी के या राहुल गांधी हो या मोहम्मद मित्रा हो, दे आर नथिंग बट एजेंट्स ऑफ चाइना। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर हाँ जी। ये एक लाइन मैं बोलना चाहता था कि एक्चुअली जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है कि हम दो हमारे दो और हमारे कैपिटलिस्टों को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है, सर मैं नॉर्मली एक विचार रखता हूं और अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूं, और आप मुझे बताइएगा क्या मैं ठीक हूं, कि जिस तरीके से आर्मी बॉर्डर पर लड़ती है, हमारे जो ये कंपनी वाले हैं और एक आम आदमी जो है अलग अलग तरीके से एफर्ट्स करता है, हमारी कंट्री के स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए ये जो कंपनी वाले हैं या कंपनीज हैं जो खासकर इंटरनेशनल लेवल पर आगे बढ़ती हैं, वो हमारी कंट्री के एक तरीके के इकोनॉमिक वॉरियर्स ही तो हैं, जो सर कहीं ना कहीं अलग अलग लेवल पर ही सही हमारी कंट्री के इंटरेस्ट को सिक्योर करते हैं। हमारी दिमाग में एक इमेज बिठाई गई ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से, आज भी मैं यही पढ़ा के आया हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से इमेज बनाई गई। सर ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के लिए बुरी थी, मैं मानता हूं सर, लेकिन वो ब्रिटेन के लिए तो बहुत अच्छी थी। उसने पूरा का पूरा एक कॉन्टिनेंट या पूरा का पूरा एक एम्पायर खड़ा करके दे दिया एक कंपनी ने। तो कंपनियां बुरी कहां से हुई? बस हमारे यहाँ एक ड्रैकुला टाइप में इनको प्रोजेक्ट किया जाता है। क्या सर मैं सही कहता हूं इस मामले में? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये अ, क्या है कि ये हमारे, मैंने बताया ना कि ये जितने इम्पोर्टेड कॉन्सेप्ट्स हैं, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ये इन लोगों ने एक अजीब तरह की एक नैरेटिव चलाई इस कंट्री में। और ये वो लोग हैं जो कि बिना बिरला और बजाज के फंडिंग के ये कांग्रेस पार्टी भी नहीं प्री इंडिपेंडेंस एरा में चल सकती थी। सारा गांधी का खर्चा, और गांधी पे खर्चा बहुत होता था, नेहरू पे भी बहुत खर्चा होता था। किसी ने इस बात को, किसी ने इस बात पे कभी सोचा है कि ये जितने हमारे नेता थे प्री इंडिपेंडेंस एरा में, जिन्होंने गरम दल को बिल्कुल खत्म कर दिया था, रिवोल्यूशनरीज को, इनका खर्चा कहाँ से चलता था? ये तो वकालत, सरदार पटेल तो ये तो वकालत भी नहीं करते थे। एक फैक्ट सर, एक फैक्ट, गांधी जी का पांचवा बेटे थे जमनालाल बजाज, सर वो थे कौन? हिस्टोरिकल फैक्ट्स हम पढ़ाते हैं कि गांधी जी का पांचवा बेटा जमनालाल बजाज। अब सर वो थे कौन? वो वही थे जो 3 डब्बे बुक करवा, सॉरी मैं थोड़ा वो यही नहीं, उसके बाद फॉर एटलीस्ट 2 डिकेड्स, नॉट 2 डिकेड्स, 3 डिकेड्स, ये इनको इंश्योर किया गया पोस्ट इंडिपेंडेंस की, मतलब इनको कोई कंपटीशन ना मिले। वो एम्बेसडर और फिएट का वो जमाना, हम वो सब याद रखें उसको। तो मैंने कहने का क्या तात्पर्य है कि
बिना पैसे के तो कोई भी लाइफ में जो वेंचर है वो पॉसिबल नहीं। तो अगर जो मैंने जैसा बताया कि जो हमारे जो एक्सपैंडिंग फुटप्रिंट्स है, ग्लोबल फुटप्रिंट, सबसे ज्यादा परेशान इससे चाइना है। और वो तरह तरह के मैंने जो ये भी बताया कि किस तरह से इन विचारधाराओं का कॉम्पैक्ट जो है पॉलिटिकल पार्टीज को इन्होंने बनाया। अभी आप देखिए कि ये एमओयू साइन करना, ये वियतनाम की यात्रा करना, कैम्ब्रिज जाना, यूरोप का टूर करना, G20 समिट के समय में अपने ही देश को गाली देना, ये सब क्या है? इनको कहीं पे किसी ने ये बिल्कुल कन्विंस कर दिया है या इनका दृढ़ विश्वास हो गया है, ये माँ और बेटे को, कि अब वोट बैंक के रास्ते से हम सत्ता में नहीं आ सकते हैं, लेकिन बाहर की ताकतें हमको सत्ता में बिठा सकती हैं। 2004 में ये सक्सेसफुल हो गए थे विद 149 सीट्स। वो सक्सेसफुल हो गए थे और आपने देखा किस तरीके से ज्योति बासु ने, मुझे याद है, ये इस महिला को बिल्कुल एश्योरेंस दिया कि मैडम नाउ नाउ यू कैन रूल फॉर 5 इयर्स, ठीक है, पूरा आश्वासन दे दिया। वो थोड़ा मामला गड़बड़ा था जब इनको यूएस न्यूक्लियर डील साइन हुआ। लेकिन मैं अब फिर आता हूँ इस पे जो हाल फिलहाल में राहुल गांधी जो साउथ ईस्ट एशिया का टूर करने वाले थे, तो उसमें कई कंट्रीज थे, उसमें वियतनाम भी था। अब वियतनाम में आप देखिए उसी समय, ये 12 दिसंबर की बात है, बाद में ही अबैंडन्ड हिज विजिट। आई एम यूजिंग द टर्म अबैंडन्ड बिकॉज़ ही वाज फोर्स्ड टू अबैंडन। वहां पे ये शी जिनपिंग भी वहां पहुंच रहा है, और शी जिनपिंग 15 दिन पहले जो बाइडेन से अमेरिका में मिल गया था। इसके 2-3 महीने पहले जो बाइडेन भी वियतनाम के विजिट में था, और यूएस और वियतनाम के बीच में भी आप कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो अगर साउथ चाइना सी के हम संदर्भ में देखें, तो हम ये कहना गलत नहीं होगा कि वियतनाम इज अ स्विंग स्टेट, जहां पे इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक हेफ्ट है वो बहुत ज्यादा है। तो ये व्यक्ति, ये जो ट्राइंगुलर डायनेमिक्स आप देख रहे हैं वियतनाम को लेके, ये आदमी चीन के लिए वहां पे बैटिंग करने जा रहा था। और मैं अगर गलत कह रहा हूं, अगर मैं गलत कर रहा हूं, तो देश हित में कम से कम ये बता दें कि उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में क्या लिखा हुआ है। क्या उसमें कोई क्लॉज नहीं है कि हम चाइना के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को हम फर्दर करेंगे? तो ये दोकलम क्राइसिस में चुपके चुपके जाना, अजीबोगरीब तरीके से मानसरोवर की यात्रा करना, उसके बाद अभी ये वियतनाम जाना, और ये बाकी ये ब्रुनाई, मलेशिया, तो ये सब स्मोक स्क्रीन था। हिज मेन इंटेंशन वाज टू गो टू वियतनाम। और ये मैं एक बात आपको कह रहा था कि हमारे यहाँ ये जो इतनी विचारधाराएं हैं, जो मैंने जिहादी, माओवादी, चर्च, ये कॉम्पैक्ट, आखिर क्यों? व्हाई आर वी सो वल्नरेबल? और मुझे इसका एक ही आंसर मिलता है, बिकॉज वी आर ए मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। आप अपने पूरे नेबर्स ले लीजिए, क्या इन द ट्रू सेंस क्या पाकिस्तान में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है? पाकिस्तान में फौज एक कॉर्पोरेट की तरह काम करती है। पश्चिम देशों से उनका पूरा उनका एक कॉम्पैक्ट है। जब भी कोई लीडर की जरूरत नहीं पड़ती है तो उनको कहते हैं कि अच्छा भी तुम आराम करो जाके लंदन में, फिर आ जाना जब बुलाएंगे तो। सो इट इज वेरी इजी हमारे मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में। जी 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 सर जी सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया। मैं एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन है मेरे से कई बार मेरे स्टूडेंट्स भी पूछते हैं, बहुत सारे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो भी और जानकार भी। सर मैं कई बार इस चीज को जवाब देता हूँ, मैं चाहता हूँ आप मेरे को इस चीज में ठीक कर दें। तो मैं, क्योंकि मेरे को अभी तक है ना, आपने सच में जो पॉइंट उठाया ना उसने मेरा मैं काफी दिन से इस चीज के बारे में सोच रहा था कि यार ये मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी ही क्यों, मल्टी पार्टी सिस्टम ही क्यों, टू पार्टी क्यों नहीं। तो मुझे इसकी रूट्स जो है सर वो अपने हिंदुइज्म में पता नहीं क्यों नजर आती है कि हम एक, हमारे को आदत है आइडिया को काउंटर करने की, और हर बार जो है ना वाद विवाद संवाद, फिर वाद और संवाद वाला मामला, वाद प्रतिवाद और संवाद वाला जो कंसेप्ट
हमारे यहाँ चलता है कि एक आइडिया है, उसका काउंटर आइडिया है, फिर उसका एक बिल्कुल जिसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया, फिर दोबारा नए को काउंटर करने के लिए एक नया आइडिया। तो हम इस फिलोसफी में जब जी रहे होते हैं तो डिसएग्री करना और नोटा टाइप की एक ओपिनियन रखना भी हमारे कल्चर का हिस्सा है, और वहां से हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी निकल के आती है। और मुझे ऐसा लगा कि आरएसएस और बीजेपी ने जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किया, उसके कॉमन कल्चर को बीच में लाकर रख दिया कि भाई ये कॉमन है, इसको अपना लो, बाकी जो मल्टी पार्टी है ना, इसे आप मतलब मल्टी आइडियाज है, उसे घर पे रखो। मैं इस चीज में, और मैं चाहूंगा कि आप मुझे इस मामले में सही करें, मेरा ज्ञान बढ़ाएं, क्योंकि मेरे को अभी तक इसमें कोई काउंटर आर्गुमेंट नहीं। मैं तो यस सर। कंट्री के अपने रीजन के या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि आप इंडिया में देयर इज अ चाइना विद इन इंडिया, और बहुत जबरदस्त, क्योंकि मैं तो टेलीविजन डिबेट्स पे जाता रहा हूँ। मतलब वहां जो लेफ्टिस्ट हैं एंड इवन जो मुस्लिम पैनलिस्ट आते हैं, वो कभी भी ट्रीटमेंट ऑफ यूगुर मुस्लिम्स पे एक आवाज नहीं उठाते। कहाँ से इनको ये डिक्टाट आता है मैं नहीं जानता हूँ, बट अभी तक किसी ने नहीं उठाया, जबकि मैं काफी प्रवोक करता हूँ उनको। ठीक है, सो देयर इज अ चाइना विद इन इंडिया, देयर इज अ पाकिस्तान विद इन इंडिया, देयर इज अ वेटिकन विद इन इंडिया। आप बताइए कि क्या पाकिस्तान में, इज देयर इंडिया इन पाकिस्तान? इज देयर अ चाइना इन पाकिस्तान? इज देयर अ चर्च इन पाकिस्तान? और क्या इंडिया चाइना के अंदर में, इज देयर एन इंडिया विद इन चाइना? दूसरा, लोग मजहब के उस पर बात करते हैं, मजहब, जियो पॉलिटिक्स, थर्ड थ्रेट परसेप्शन। आप इंडिया के नेबर्स देख लें, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री, योर एनिमी। आप इधर से आप चले आए चाइना, मैंने कहा कि जब तक वो बौद्ध था, एक बफर था, देयर वाज नो प्रॉब्लम। ठीक है, वो बफर जाता रहा आइडियोलॉजिकल। अब उधर चले जाए आप, नेपाल। नेपाल एक हिंदू कंट्री था, अभी एक थोड़ा सा एक्लिप्स आया है, कम्युनिस्ट एक्लिप्स, विच आई थिंक ये फेज वहां से चला। मैंने एक किताब भी लिखी है, द मेकिंग ऑफ नेपाल, बेस्ड ऑन माय टूर इन दिस। तो वहां से भी कोई समस्या नहीं थी। 1800 किलोमीटर तो एसएसबी वहां पे है बॉर्डर पे, लेकिन वो तो बिल्कुल ओपन बॉर्डर था। भूटान बुद्धिस्ट बड़े मधुरिष्ट है हमारे। म्यांमार, म्यांमार लेट मी टेल यू, जो जो हमने इस पर कभी और हम आपसे बातचीत करेंगे, जो हुंटा जो है वेरी डिवाउट डिवाउट बुद्धिस्ट। और आपको मालूम है इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे कोई फिक्स डिफेंसेस नहीं है, बिकॉज वो बुद्धिस्ट कंट्री। श्रीलंका, अगर ये चर्च फैक्टर नहीं आता तो हमारे श्रीलंका से तकरीबन ताल्लुकात ठीक ठाक थे। तो ये आपका जो है, ये दिस इज द आई विल नॉट से रिलीजियस, बट दिस इज द मजहबी डायमेंशन ऑफ दिस एंटायर जियोपॉलिटिक्स। अब ऐसे हालात में जहां एक तरफ जिहादी हो, दूसरे तरफ कम्युनिस्ट हो, क्या ये रियली में ये मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी हमारे लिए ये लाभदायक है? इज इट वर्किंग वेल इन ब्रिटेन? तो हमको इस पर सॉरी विचार करना पड़ेगा। दूसरा ये देखिए, आपने उस समय सोरस की बात की थी, जॉर्ज सोरस की। तो ये लोग कौन है? दे आर फीडिंग इनटू माओइज्म, दे आर फीडिंग इनटू जिहादिज्म। जो जो इनका लेवरेज बन जाए, जो इनका वेक्टर बन जाए, वही सही रेजिम चेंज के वास्ते। अब इन्होंने अगर मोदी को $100 बिलियन दे के अगर हटाना, अगर ये रेजिम चेंज करना चाहे, तो एक पैसे किसको देंगे? ये पैसे देंगे पॉलिटिकल पार्टीज को, ये पैसे देंगे यूनिवर्सिटीज को, ये एजेंडा इंटेलेक्चुअल एजेंडा सेट करेंगे वहां अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में। कई कई यूनिवर्सिटीज है अमेरिका में जिसको ये लोग फंडिंग करते हैं। घाना में है, आपके इसमें किर्गिस्तान में है सोरस फंडेड यूनिवर्सिटीज। ये आपके यहाँ पे है, दुनिया में है, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में है पराग यूनिवर्सिटी। और अभी ये बहुत जबरदस्त तरीके से ये लोग बांग्लादेश में रेजिम चेंज में लगे हुए हैं। और जो अमेरिकन डिप्लोमेट्स हैं वहां पे पोस्टेड, जो वहाँ के एम्बेसडर है बांग्लादेश में,
शी इज प्लेइंग अ टोटली एन अनअटैच्ड रोल। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है। इनफैक्ट शेख हसीना the Americans are pushing Bangladesh further into the arms of the China। तो उन्होंने अभी अमेरिकन एम्बेसडर ने कहा कि आप खालिदा जिया से क्यों नहीं समझौता कर लेते, ये वो। तो उन्होंने कहा कि आप बाइडेन को क्यों नहीं कहते हैं कि वो ट्रंप से समझौता कर लें। दिस व्हाट शी सेड। ठीक है। जहां तक म्यांमार का सवाल है, ये जो आग लगी हुई है म्यांमार, तो ये म्यांमारी उल्टा का ये कहना है कि इसमें जॉर्ज सोरोस का बहुत बड़ा हाथ है। जॉर्ज सोरोस 94 से ये फंडिंग कर रहे हैं वहाँ पे अपोजिशन पार्टीज को। और फिर 2012 में ये म्यांमार विजिट किया था। वहाँ ये जो प्रेसिडेंट थे थैंग चेनिवारी सूची, उसके खिलाफ ये कहा है। तो वहाँ भी ये कह रहे हैं, जो वहाँ की जो हुकूमत है वो कह रही है कि इसमें पूरा सोरस का। लेकिन अब ये भी सुनने में मिला है कि सोरस का जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन वगैरह, इट इज इन सम ट्रबल। अब उतना उसका हेफ्ट नहीं है। लेकिन एक नई तरह की मैं थ्रेट देख रहा हूँ, और वो जो ये आपको खालिस्तानीज को लेके जो रवैया है इनका अमेरिकन का, और ये बहुत परेशान है। जो आपने हमारे जो पॉलिसी मेकर्स है, उन्होंने रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में जो पोजीशन ली, डिप्लोमेटिक पोजीशन, उससे या स्ट्रेटेजिक पोजीशन, उनसे ये बड़े परेशान है। तो इसलिए ये निज्जर वगैरह ऐसी चीजें वो इन्वेंट कर रहे हैं। कल मैं सुन रहा था उनको, अपने ऑनरेबल होम मिनिस्टर को, तो उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया कि ये नहीं वो लोग बता रहे हैं कि आखिर वहां पे वो पन्नू कर क्या रहा है। तो मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करूंगा। और एक मैं ओवरव्यू मैं देना चाहता कि एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, और किस तरीके से हमारे यहाँ जो आप कह रहे थे एक्सटर्नल और इंटरनल फ्रंट का डायनेमिक्स, तो लक्ष्य मैं बता दूं कि हम पाकिस्तान एज ए टेरिटरी से हमारा युद्ध नहीं है। हमको पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जिहाद से हमारा कंटेस्ट है। हमारा चाइना एज ए टेरिटरी से नहीं है, बट चाइना स्पॉन्सर्ड माओइस्ट और चाइना स्पॉन्सर्ड पॉलिटी से हमारा युद्ध है। इस चीज को लोग इसको समझ लेंगे। तो इसको एक्सटर्नल, हमारे केस में पर्टिकुलरली भारत के केस में, आप एक्सटर्नल और इंटरनल को तो बिल्कुल ही डिवोर्स करके आप नहीं देख सकते। और मैंने कहा कि हरिमोहन साहब, मैंने कभी सामग्री हथियार के कमी के कारण मैंने किसी देश को युद्ध हारते नहीं देखा। आपके पास जो भी हो, एक विकल्प जरूर होता है। क्या 62 में हमारे पास विकल्प नहीं था एयरफोर्स का? सर पॉसिबली कोलैप्स कर जाए तो फिर देश कोलैप्स कर जाता है। तो सर थैंक यू वेरी मच, आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, सच बता रहा हूं, मुझे मेरा एक कंसेप्ट तो अच्छे से क्लियर हो गया मल्टी पार्टी सिस्टम का, कि हमारे को मल्टी पार्टी सिस्टम में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि कौन सा आइडिया हमारा अपना है और कौन सा बाहर से फीड किया जा रहा है। और मल्टी पार्टी सिस्टम जो हमारे आइडिया वाली है वो तो ठीक है, लेकिन जो बाहर वाले फीड करके हमारे को बरगला रहे हैं, हमें उनसे थोड़ा बचना पड़ेगा। और उसमें बहुत मैं अभी और थोड़ा सोच लूंगा तो मुझे लगता है कि मैं इसे और ज्यादा नटशेल में कर पाऊंगा। बाकी सर जिस तरीके से हमारी इंटरनल सिस्टम के ऊपर मेरी सच में बहुत ज्यादा खुद की जो एनलाइटनमेंट हुआ है, और मेरे स्टूडेंट्स का तो लिटरली बहुत ही ज्यादा, उस चीज के लिए सर धन्यवाद। और जिस तरीके से हमने इंटरनल सिक्योरिटी को एक डिस्कस किया हमारे बाहर के सिनारियो से, लिटरली वो एक रियलिटी है जो इंडिया इस टाइम पर फेस कर रहा है। सर ने उसको बहुत अच्छे तरीके से हमारे को समझाया। और आगे भी सर आपसे रिक्वेस्ट करता रहूंगा कि जिस तरीके से हमारी डिस्कशन हुई है, हमें भी टाइम मिलता रहेगा। बाकी मैं आज आपकी सेहत के लिए काफी चिंतित हूँ, कि मेरे को लग रहा है कि आज आप खांसी थोड़ा सा बीच में हाँ, जुकाम हमारी डिले भी इसलिए हो गया था, कफ एंड कोल्ड हो गया था, और आज भी उसका असर लग रहा है काफी ज्यादा। तो सर थैंक यू वेरी मच। बाकी हमारे सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सर को सुनते रहें। जियोपॉलिटिकल डायमेंशंस में कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस जो होता है, वो सच में हमारे जितने भी यूपीएससी और पीसीएस के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत काम आने वाला है, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी है, चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, सबके अंदर। तो इसी के साथ आज मैं विदा लेता हूं। आखिरी में मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए इंट एजेंसीज क्या करती है।
कैसे मैनिपुलेट करती है पॉलिटिक्स कंट्री के, कि आप किसी एक लीडर को आप सबवर्ट करते हैं, तो लीडर को सबवर्ट अगर हमारे केस में जहाँ पे डायनेस्टिक पार्टियां हैं, आपने उस लीडर को सबवर्ट कर या उस फैमिली को सबवर्ट कर दिया, तो आप समझिए कि आपने पूरे पार्टी को सबवर्ट कर दिया। तो ये डायनेस्टिक पार्टी का ये सबसे बड़ा एक अभिशाप है। दूसरा, इवन डायनेस्टिक जजेस, अगर मुझे मालूम है, मैं एक इंट ऑपरेटिव की तरह भी बात कर रहा हूँ, इंटेलिजेंस ऑपरेटिव की तरह, कि मुझे मालूम है कि एक जज का बेटा जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, ये भी आगे जाके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, खास करके सुप्रीम कोर्ट का, मैं उसमें उसी समय से इन्वेस्ट करना मैं शुरू कर दूंगा। सो अगेन इट इज वेरी इजी टू सबवर्ट। अब मल्टी पार्टी उसमें क्या है कि आपने एक पार्टी को सबवर्ट कर दिया, आपने पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को आपने सबवर्ट कर दिया। वन पार्टी रूल में तो वो परिंदे को भी नहीं आने देते पास। नाउ यू टेल मी, आई एम जस्ट आस्किंग यू अ क्वेश्चन, कि डोकलाम क्राइसिस के दौरान जिस तरह से एक भारत का एक नेता छुप छुप के जा रहा था, अगर चाइना में ऐसा ही होता कि आपके एम्बेसी में सी क्राइसिस के दौरान कोई वहां का एंटी रेजिम व्यक्ति अगर वो घुसता और पकड़ा जाता, तो उसका क्या हश्र होता? सर सर मुझे लगता है इसका एग्जांपल पता है कैसे, एक तो तियानमन स्क्वायर नजर आना चाहिए। दूसरा, अभी हम थोड़े दिन पहले चाई गैंग समथिंग, एक वो फॉरेन मिनिस्टर है वो गायब हो गया है, और एक जो अभी डिफेंस मिनिस्टर है वो गायब हो चुका है। मुझे लगता है मेरा जवाब इसमें समझ में आ गया होगा सभी को कि यही होता डिक्टेटर या सिंगल पार्टी रूल या चाइना में। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे जो भी आप पॉलिटिकल व्यवस्था बनाए, मैं डेमोक्रेसी का भारत को तो कोई कोई सीख देने की जरूरत है नहीं डेमोक्रेसी को लेकर, लेकिन कौन सी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी आपको होगी, वो आपके जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक रियलिटीज पे निर्भर करनी चाहिए। जियो इकोनॉमिक्स पे चलिए बदलता रहता है, बट दिस इज व्हाट इज जियो पॉलिटिकल रियलिटीज। जियो पॉलिटिकल रियलिटीज ये भी आपने बड़ा वो 71 वॉर के बाद का देखो, हमने संस्कृति भारी पड़ी मजहब के ऊपर। तो अगर भारी पड़ी तो फिर बांग्लादेश हमारा का दोबारा 25 साल के बाद विलय क्यों नहीं हो गया? सो दैट इज द रियलिटी। तो इस रियलिटी के उसमें के दायरे में हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम को उस प्रिज्म से देखें। तो मुझे लगता है आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, और सर ने जिस तरीके से एनलाइटन किया हमारे को, वो एक अल्टीमेट लेवल था। तो अभी के लिए हम इस डिस्कशन को यहीं रखेंगे सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी वेरी मच। और हमारे बाकी व्यूअर्स को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगले टॉपिक के लिए जल्दी ही इंतजार करें। हम सर के साथ बहुत अच्छे अच्छे डिस्कशंस लेके आने वाले हैं। धन्यवाद, धन्यवाद सर।